एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। बहुत स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी, सभी हमारे साथ हैं। अब इस ईरान अमेरिका जंग में जो एक उबाल आया हुआ है, उस उबाल को ट्रंप ने तुरंत ऐसा दावा किया कि तो बिल्कुल ठंडा हो गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारी सिग्नेचर भी हो जाएगा, समझौता भी जल्द हो जाएगा। तो ऐसे कैसे कि कल तक मिसाइल चल रही थी और अब ईरान से समझौता कर लेगा। ईरान के खिलाफ हमला करने के फैसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने अब दावा किया है कि अमेरिका अब ईरान पर हमला नहीं करेगा। कल तक हो रहा था, वो कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच अब बहुत जल्द डील हो जाएगी, लेकिन ईरान की तरफ से इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि यह बातचीत ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ हो रही है। उनसे सवाल हुआ, क्या ये जो आप डील की बात कर रहे हैं इसमें मुश्तबा खमेनी सहमत हैं? उन्होंने कहा, जहां तक मेरी जानकारी है मुश्तबा खमेनी ने डील को मंजूरी दे दी है। यह ट्रंप का दावा है नाम लेके, और वो कह रहे हैं कि इसलिए अब हम ईरान के खिलाफ जो हमने तय की हुई थी बमबारी, वो हम रद्द कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि जल्दी ईरान के साथ यूरोप के किसी देश में डील पर सिग्नेचर होगा। इस बार ट्रंप कुछ स्पेसिफिक्स पर बात कर रहे हैं। पहले तो यूं बस एक तो वहीं के CNN चैनल ने शायद एक मोन्टाज बनाया है, कितनी 35 बार या 40 बार ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अब समझौता होने वाला है, समझौता होने वाला है, समझौता होने वाला है। तो वो भी सवाल हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन 5 घंटे पहले तक तो वो ईरान को सीधे धमकी दे रहे थे। 2 स्पेसिफिक बातें उन्होंने कही हैं। एक तो 2-3 दिन में हो सकता है, 2-3 दिन में हो सकता है। दूसरा उन्होंने कहा यूरोप के किसी देश में समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, JD वैंस जाएगा वहां पे, ये बात उन्होंने बोली। और तीसरी बात जो है, उन्होंने कहा कि मुश्तबा खमेनी ने डील को मंजूरी दे दी है। ये 3 कुछ फैक्ट है जो इस बार वो दे रहे हैं। अब इसका असर देखिए क्या हुआ। तेल और गैस की मार्केट पर पूरी तरीके से उन्होंने कहा, उनका दावा है कि हम कंट्रोल कर लेंगे और जैसा वेनेजुएला में किया था वैसा करेंगे। और इस ऐलान के 5 घंटे के बाद वो क्या कह रहे हैं, इससे पहले वो ये कह रहे थे कि खर्ग आइलैंड उनका जो है, जिससे वो सारा 90% तेल एक्सपोर्ट करता है, वो हम पूरा कैप्चर कर लेंगे। और 5 घंटे के बाद उन्होंने ये ऐलान किया कि अब हमारी डील जो है वो होने वाली है। मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है ये मैं आपको भी देख करके बताता हूं। सर देखिएगा इधर क्रूड का क्या हाल है, हमारे सेंसेक्स का क्या हाल है, क्योंकि ये तो बयान सुबह से ही आ गए। तब तक आप ट्रंप का बयान सुनिए। यूरोप के देश में हस्ताक्षर होगा, बहुत जल्द होगा, संधि होगी, पीस होगी, ईरान के साथ पीस डील होगी। और उसमें क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूं, पहले आप ट्रंप की बात सुनिए। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother you at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents. We should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships. तो ट्रंप की बात आपने सुना, यूरोप में सिग्नेचर हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब इसमें आपको कह रहा था असर बताता हूं ट्रंप की बात का। त्रिपाठी जी ने अभी देखा, बताइए सर जरा। देखिए 2% के लगभग सेंसेक्स और निफ्टी दोनों अप है, यानी 1450 से ज्यादा सेंसेक्स और 392 पॉइंट ये निफ्टी है। और जो क्रूड है ये कमाल का है, वहां चला गया है जहां अगर सस्टेन कर गया तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। 83.67 बहुत बढ़िया, ये डॉलर पर बैरल है क्रूड, और ब्रेंट है 86। मतलब एक तरह से कहें कि नॉर्मल हो गया। कंपैरिजन के लिए $76-78 पर था क्रूड जब लड़ाई शुरू हुई थी। सही कह रहा हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। 78 पे था जब लड़ाई शुरू हुई थी, 83 पे आ गया ट्रंप के ऐलान के बाद। इतनी गिरावट हुई, सेंसेक्स भाग गया 1400 पॉइंट। ये सब पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं जो ट्रंप के बयान से निकले हैं, क्योंकि ट्रंप ने इस बार कुछ पक्की बात बोली। इसी से जोड़ के देखिए वही सेंटिमेंट है कि रशियन क्रूड ऑयल भी डाउन हो गया है, जो प्रीमियम पे बेचने लगा। हमारा सारा संकट क्या है, शुरू कर दिया, तेल के दाम ना बढ़े और तेल के रूट खुल जाएं। अब एक बयान और सुन लीजिए उनसे, यही क्योंकि भरोसा नहीं होता ना ट्रंप की बात पे, तो एक वहां जो मीडिया खड़ी थी उनको भी नहीं हुआ। बोले आप तो बार बार कहते हैं, बार बार स्टैंड बदलते हैं,
आप 40 बार बोल चुके हैं कि समझौता होने वाला है, हुआ तो नहीं आज तक, तो आप इस बार क्यों इतना कॉन्फिडेंट हैं, यह हमको बताइए। और वो वजह भी ट्रंप ही बता सकते हैं जो वो बता रहे हैं, सुन लीजिए आप। कह रहे हैं इस बार ईरान इसलिए डील करेगा क्योंकि हमने उसको बहुत मारा है, यही हमने उसको बहुत मारा है, इसीलिए इस बार वो डील करेगा और मुझसे ज्यादा करना चाहता है। सर एक चीज सोच रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में और डिप्लोमेसी में कोई प्रेसिडेंट इस प्रकार की भाषा का प्रयोग संभवतः नहीं करता। सर काम ही कौन ऐसे करता है जो ये कर रहे हैं? जी सर, कुछ भरोसा हो रहा है इस बार आपको? भरोसा, मैं रात को एक बड़ा नोट देख रहा था, वो यूएस की तरफ से है, वो ऑफिशियल है कि नहीं है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग नोट था। और मैंने कहा यदि ये सब हो जाएगा तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। उसमें 5-6 पॉइंट्स दे रखे हैं कि क्या डील हो रही है क्या नहीं हो रही, गारंटी नहीं कि वो क्या है, सही है कि नहीं है। कई बार फोर्ज भी होते हैं, लेकिन वो यूएस की तरफ से था। उसमें कहा गया कि ईरान ने इस बात को मान लिया है कि भाई वो न्यूक्लियर जो, मतलब रिटन वो नोट है पॉइंट वाइज कि अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा, पहली बात। दूसरा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम ही पूरा ही सब बंद कर देगा। हाँ, मतलब वेपन नहीं बनाएगा, वेपन नहीं बनाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा, एनरिच को कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन उसमें एक शर्त लिखी हुई थी कि अमेरिका और इजराइल कैसे उस पर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसके बाद उसको आगे लागू किया जाएगा एनरिच वाले को। जी। दूसरी बात थी, दूसरा बड़ा पॉइंट था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, लेकिन उससे पहले यूएस को अपना जो नेवी है वो वहां से हटानी पड़ेगी। एक महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात। हाँ, 1 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है, और वो वहां से हट जाएगा और टोल नहीं लगेगा, टोल भी नहीं लगेगा, टोल भी कोई नहीं पैसा नहीं लगेगा, लेगा। ये है। और उसमें लिखा गया कि 60 दिन में जो युद्ध से पहले की स्थिति थी शिप्स के जाने आने की, मतलब नंबर ऑफ शिप्स, वो मूवमेंट रेगुलर हो जाएगा, बहाल कर दिया जाएगा। ये 4-5 एक लेबनान को लेकर एक पॉइंट था, मैं भूल रहा हूँ कि लेबनान में इजराइल थोड़ा सा थम जाएगा कि उस पर ना करे। ये बड़े पॉइंट्स थे। तो उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये अब ये ईरान ने इसको कंफर्म किया है कि नहीं किया है, लेकिन ये अभी तक बातों को ऑफिशियली नहीं किया है। हाँ, लेकिन ये सारे पॉइंट्स थे। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि मुस्तफा खमेनी ने इस डील को मंजूरी दे दी। आपने बिल्कुल सारे पॉइंट्स जो बताया सर वही चल रहे हैं सब। अच्छा, वही चल रहे हैं। उसमें यही बात है कि वो न्यूक्लियर, वो हथियार नहीं बनाएगा, ये कमिटमेंट तो वो पहले से दे रहा है। सवाल यह है कि उसके पास जो यूरेनियम है उसका क्या होगा और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा। न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद कर ईरान नहीं करेगा, उस पर सहमति नहीं होगी। फिलहाल जो उसके पास वो 65% 70% जो एनरिच्ड यूरेनियम है, कितने किलो या क्या जो भी, उसका क्या करना है, लेकिन उसको डाउनग्रेड कैसे करना है, यूएस के साथ कैसे रेस्पॉन्स तो ये हो रहा उसमें है, ये कहा गया है कि ये सारी डील जो होगी ये 60 दिनों की होगी। हाँ, 60 दिन में ये 60 दिनों का सीज फायर एक्सटेंशन होगा। 60 दिनों में सब कुछ होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुलेगा, ब्लॉकेड भी हटाएगा अमेरिका, ये सारी बातें उसमें हो जाएंगी, ट्रैफिक नॉर्मल हो जाएगा। और इन्हीं 60 दिनों में उस एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करना है, इसको लेकर ये लोग बात करें। इजराइल भी लेबनान पे हमला नहीं करेगा। इजराइल लेबनान पे हमला नहीं करेगा। और एक अपडेट और दे दूं, नेतन्याहू ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट किया है। नेतन्याहू ने ट्रंप को धन्यवाद देते हुए लिखा है कि आई एम श्योर आप जो भी बात कर रहे हैं ईरान से, उसमें इस बात को ठोक बजा के तय कर लिया जाएगा कि ईरान कभी हथियार नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। तो वो एक तरीके का वो फाइनल नोट दिया है उन्होंने कि भाई ताकि सनद रहे कि ये हम ये काम करने निकले थे, तो ये इंश्योर कर लीजिएगा, ये उन्होंने पब्लिक नोट दिया है। तो ये सारी बातें इशारा यही कर रही हैं कि इस बार उम्मीद करें हाथ जोड़कर कि शायद समझौता हो जाए और हालात ठीक हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वाकई समझौते के करीब। एक लाइन और उसमें बोली गई है, सॉरी याद आ गया मुझे, आपने डील साइन करने की बात कि ये होगा शायद वेनेजुएला में या कहाँ हो रहा है, लेकिन इसका नाम इस्लामाबाद एग्रीमेंट रखा गया है। उन्होंने कहा यूरोप में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है, लेकिन इस्लामाबाद एग्रीमेंट होगा इसका नाम। हो सकता है। उन पाकिस्तानियों की तो बहुत तारीफ की है दोबारा और जी, तो फील्ड मार्शल का नाम लेकर अभी जो फ्रांस में जो G7 की बैठक होने वाली है, वहाँ भी तो सऊदी अरब, कतर वगैरह सारे लोग बुलाए गए हैं। वहाँ पर G7 की मीट में भी वो लोग बुलाया गया है। मुझे लगता है वहाँ भी ये सारी चीज़ें पहले बातचीत होगी, इस मुद्दे पर बातचीत होगी, उसके बाद ही जो है वो उनको शेयर किया जाएगा कि डील में क्या क्या चीज़ें हैं। ट्रंप इस बार जो खाड़ी के देश हैं उनको भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं और इन्वॉल्व करके उनको बताना चाहते हैं कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जब बातचीत चल रही थी तो पिछली बार बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान एक मध्यस्थ की भूमिका तो नहीं करते, मैसेंजर की भूमिका का निर्वाह कर रहा था। और दो तरीके से बात चल रही है, एक तो कतर के साथ एक अलग बात चल रही थी और पाकिस्तान के थ्रू अलग बात चल रही थी। तो दोनों के बीच में कारण जो है वो कंफ्यूजन में चल रहा है।
इस बार कहीं ना कहीं हाईएस्ट लेवल ऑफ डेलीगेशन जो है वो ईरान के तरफ से अमेरिका की बातचीत चल रही है, जिसके बाद ये कॉन्फिडेंस एक आया है। जोड़ दूं सर आपकी बात में, आपने गल्फ कंट्रीज की बात की, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सारे स्टेक होल्डर्स हैं इसमें। यूएई जिसने सबसे ज्यादा मार खाई है ईरान से इस युद्ध में, यूएई और ईरान के बीच टॉप लेवल पर पहली बार इस युद्ध के बीच में बातचीत ये भी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल है। तो आपको लग रहा है कि अब समझौते की मुझे तरफ ऐसा बढ़ रहा लगता है कि समझौते के करीब हैं, और ठीक है, अब मुझे लगता है कि जो मिसाइलों की जो आदान प्रदान हो रहा है वो रुक जाएगा। इसका मतलब तो फिर ट्रंप की स्ट्रेटेजी ठीक रही कि अब इनको मार के याद दिलाओ कि तुम्हें ये काम करना है, समझौता नहीं, करना इसका है। मतलब है कि पिछले 4 दिन के अंदर अमेरिका ने अच्छे खासे बहुत मारा है। नहीं, ये फैक्ट है कि बहुत मारा है, बहुत जबरदस्त जी। मुझे लगता है अमेरिका मार मार के थक गया और ईरान पिट पिट के थक गया, इसलिए दोनों ने समझौते का आखिरी रास्ता निकाला। और ईरान को लगा हुआ कि अब कोई हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं है। जिस तरीके से ट्रंप लगातार कर रहे हो, जो दूसरा वॉर शुरू हुआ था अभी 4 दिन पहले, और जो कल रात को ट्रंप ने कहा था कि भाई पूरा हम इजराइल को तहस नहस करेंगे, मुझे लग रहा है कि उसके बाद ईरान को लगा होगा, अब ईरान को भी लग रहा होगा कि कब तक हम लड़ेंगे। अब बेहतर यह है कि कोई रास्ता निकाला जाए, और मुझे लगता है कि समझौता हुआ है, अब ये देखना है। लेकिन अभी भी ईरान ने यह नहीं कहा है कि हाँ हमारी पूरी बातचीत हो चुकी है और लगभग ये फाइनल है। अभी भी ईरान के प्रवक्ता का ये कहना है कि अभी ये पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुआ है। तो सर क्या बात है जिसको अभी ट्रंप कह रहे हैं और ईरान नहीं मान रहा है? क्या कोई 1-2 पॉइंट्स और जुड़ेंगे या उसके अंदर कम होंगे? लेकिन मोटा मोटी ये कि लगभग तय हो गया है और अब ईरान भी लड़ने की स्थिति में नहीं है। मुझे लग रहा है कि 48-72 घंटे के अंदर फाइनल होगा। और जो ट्रंप ने कहा है कि यूरोप में ये डील फाइनल होगी, तो ये तय है कि अब युद्ध नहीं होगा, रास्ता निकल जाएगा। 1-2 पॉइंट जुड़ सकते हैं, एक हाथ कम हो सकता है। सबसे बड़ा जो मुद्दा था कि जो इंडस यूरेनियम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कहां पर रखेंगे, और ये तय है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा, उसकी दिशा में नहीं बढ़ेगा। ये सहमति अब इन्होंने धमकी दी थी कि हम खर्ग आइलैंड कैप्चर कर लेंगे, 90% तेल जहां से ईरान एक्सपोर्ट करता है वही नहीं रहेगा, उसके बाद तो इकोनॉमी तो अपने आप उसकी खत्म हो जाएगी। इन्होंने कहा सारी तैयारियां हो गई थी। इन्होंने कहा कि कई लोगों के देख रहा था, इनके सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से कई जुड़े लोग जो हैं वो दावा कर रहे थे कि इसके सारे प्लान्स पहले से बने हुए हैं कि ये काम करना है तो कितनी फौज उतारनी पड़ेगी, कहां कहां उतारनी पड़ेगी, उसका सारा होमवर्क पूरा किया जा चुका था। अब रिपोर्टर ने सवाल पूछा फिर उसका आप क्या करेंगे, इज इट ऑफ द टेबल या ऑन द टेबल? ये पूछा इज इट ऑफ द टेबल, अब हट गया, अब वो विचार नहीं कर रहे हैं ना आप ट्रंप की बात सुन, ऑफ द टेबल, अब जरूरत नहीं है वो करने की। तो ये भी पॉजिटिव साइन है। नहीं पॉजिटिव साइन है, लेकिन इसमें यह भी देखना चाहिए कि ईरान ने भी, मतलब ये सच है और ये मैं बार बार कहता हूं कि नुकसान तो ज्यादा ईरान का ही हुआ है और बर्बाद वही हुआ है, लेकिन ईरान भी जिस तरह से ट्रंप और अमेरिका के बिजनेस इंटरेस्ट को प्रभावित कर रहा था, और विशेष करके जो अमेरिकी कंपनियों को, जो पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था जब लड़ाई पीक पर पहुंची थी तो जितने अमेरिकी कंपनियां हैं उनके जो बड़े बड़े ऑफिसेस थे उसको उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया था। जो एलन मस्क की कंपनियां थी वो निशाने पर थी। तो ओवरऑल कहें तो ये समझौता दोनों ने अपनी अपनी मजबूरियों के चलते किया है। ट्रंप बोलते जरूर हैं कि हमने पीट दिया, और सच बात है, मतलब मारा तो बहुत है, बर्बाद तो बहुत किया है, लेकिन दोनों को पता था कि हमारी लिमिट क्या है, और दुनिया के लिए अच्छा है कि अपनी लिमिट। अब ये जंग जो खत्म होते होते हमारा जो नुकसान कर गई उसकी बात करते हैं। हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं, और कल प्रोग्राम में राहुल महाजन जी आए थे, वो ठीक फैक्ट दे रहे थे, हम लोग उस टाइम श्योर नहीं थे। एक्चुअली पिछले 4 दिनों के अंदर 3 जहाज पे हमले और 3 लोग हमारे मारे गए हैं उसके अंदर। इस पर विदेश मंत्रालय ने सख्ती भी दिखाई, एम्बेसडर के यहाँ यूएस एम्बेसी से बुला करके डांट भी लगाई, वो सब कुछ किया। अब उस पर क्या बोल रहे हैं, वो 3 जहाज कौन से थे, हमारा झंडा लगा एक भी नहीं था, ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारा जहाज भी एक भी नहीं, हमारा जहाज, इस पे विदेश मंत्रालय ने जो बोला है वो सुनवा दीजिए एक बार। When this particular attack happened on the ship Sede Bello, we lodged a strong protest with the American side. We called in the American CDA, and he was conveyed our deepest concerns on the ongoing incidents of attacks. As also, we registered a strong protest with them. These attacks came from the U.S. U.S. Navy that is stationed there. 3 ships that have been involved in the incidents are foreign flagged. They are not Indian-owned ships. They are all foreign flagged ships. फॉरेन फ्लैग शिप्स थी। जून 8, 9 और 10 को मैरिवेक्स, MT सेटेबेलो और MT जलवीर, इन पर हमला हुआ था। ये जो तस्वीर है जब वो एम्बेसी से उनको बुलाया गया था विदेश मंत्रालय में, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। त्रिपाठी जी कुछ और बता रहे थे इसमें। देखिए, एक तो ये कि अभी थोड़ी देर पहले फिर से विदेश मंत्रालय ने जेसन मीक्स को बुलाया है, जो यहाँ कार्यकारी राजदूत हैं, और बहुत
कड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि मेरा यह मानना है कि और कुछ संदेश इससे इतर, ये जो समन किया है इससे ज्यादा देना इससे ज्यादा देना चाहिए। ये भारत जैसे देश को इस तरह की चीजें, और तथ्य के तौर पर जाएंगे तो ठीक है, अमेरिका ये कह सकता है क्योंकि न तो तीनों जहाज हमारे थे, न तीनों जहाज में हमारे कुछ किया नहीं जा सकता। नहीं, वो सही कह रहे हैं, वही कहेगा कि भाई हमें यह आपका झंडा नहीं लगा था। हमारे न तीनों जहाज थे, न झंडे हमारे लगे थे। और जो सबसे जो एक जिसको कहेंगे सचमुच कंसर्न है, हमारे जो लोग वहां हैं उनको ये मैसेजिंग भी करनी चाहिए कि आप ये जोखिम मत लीजिए। 2 जहाज तो प्रतिबंधित थे, सैंक्शन थे, यस, 2 जहाज अमेरिका ने सैंक्शन किया हुआ है। और तीसरे जहाज को भी 3 चेतावनी के बाद भी वो नहीं माने, जिसका वीडियो भी जारी हुआ है। तो सवाल ये वाला मसला है। लेकिन फिर भी सबके बाद मैं कह रहा हूं, हमारे 3 नागरिकों की जान गई, भारत सरकार को और कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। भी होगा तो आप सीधा गोला थोड़ी मार दो, सीधा मिसाइल। अमेरिका तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, अमेरिका के ऊपर तो करना पड़ेगा। नहीं, देखिए, सैंक्शन होने के बाद और जब आप जान रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका ने बहुत चेतावनी दे रखी है कि कोई भी जहाज हमारे परमिशन से भी पास नहीं होगा। ईरान ने तो कह ही रखा है कि विदाउट मेरे परमिशन से, लेकिन यहां से भी तो है कि ईरान के तेल लेकर के तुम नहीं निकल सकते हैं। अरे तो आप रोक लीजिए उसको। नहीं, ये तो जहाज पे सैनिक उतार देते हैं, उतारो सैनिक पर उतारो। यही आरोप था कि वो ईरान का तेल लेकर आकर दूसरे को बेच रहा था। तीसरे पर यही आरोप। आप फायर नहीं करेंगे ना, मैं ये सिर्फ सिंपल ये बात कह रहा हूं। करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये चूंकि हमारे भारतीय मारे गए हैं, हम निश्चित तौर पर इसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन IRGC ने भी ऐसे ही गन बोट से ऐसी फायरिंग। जल्दी से एक बार जरा पीओके का अपडेट दे दो कि उस पर इंडिया ने भी बहुत रिएक्ट किया है इस पर। वहां कत्लेआम मचा है साहब, 35 लोग मारे जा चुके हैं वहां पर, 35 लोग। 79 प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हुई है। संख्या मेरे ख्याल से 50-60 के ऊपर चली गई। मैं टोटल अभी बता रहा था, शायद ज्यादा हो सकती है। 16 लोग तो कल मारे गए, कल में। ये सारी सब कुछ वहां पर हुआ। इस पर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत कहां है, देखिए, जाए यहां पर मानवाधिकार के लोग, ह्यूमन राइट्स वाले जितने दुनिया भर में हैं, जाके पीओके में जाके देखें क्या हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला की भी हालत ट्रंप जैसी ही है। ये रियासत एक मुश्किल में पड़ी है। उसका हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, वहाँ पे आज जुल्म हो रहा है। वहाँ कई लोग शहीद हो गए। वहाँ की खबरें पूरी तरह मालूम नहीं है। और तो मैं तो अपील करूँगा यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स कमेटी को कि उन्हें वहाँ जाना चाहिए और वहाँ देखना चाहिए कि उन लोगों के ऊपर कौन सी मुसीबतें आ रही हैं। अच्छी चीज एक जो हुई है, अभी तक पाकिस्तान को जैसे फ्री पास दिया हुआ था दुनिया ने, कुछ भी करे अपने, ये बलोचों को मारे, ये कश्मीरियों को मारे, कुछ भी करे। इस बार ऐसा नहीं है, दुनिया नोटिस ले रही है। यूके में पहली बार 2 बार ऐसा हुआ है कि, और ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि वहां की पार्लियामेंट में पाकिस्तान के खिलाफ प्रस्ताव हुआ है। 50 सांसदों ने अपने सरकार को चिट्ठी लिखी है कि पाकिस्तान की सरकार को हड़काइए, और ये 2 बार किया वहां के सांसदों ने ऐसा। अमेरिका ने चाइना के साथ मिलके ये बलोच लिबरेशन आर्मी को, मजीद ब्रिगेड को बलूचिस्तान में, उनको आतंकवादी संगठन पाकिस्तान घोषित करवाना चाहता था। अमेरिका ने नहीं होने दिया, वीटो लगा दिया अमेरिका ने उसमें। वो भी बड़ी खबर है सर, दोनों बात बड़ी बात है। लेकिन भारत सरकार को भी इस पर थोड़ा सा इनिशिएट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए कि यूएन में इस बात को उठाया जाए। जब पाकिस्तान तो हमेशा हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उठा रहे हैं, शायद बोला नहीं, मतलब प्रस्ताव पारित करके भी कि भाई और देश उसमें शामिल हों, और जो एक डिप्लोमेसी का हिस्सा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को इसमें शामिल करके इस पर काम किया जाए। और जैसे फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि भाई वो तो आते नहीं, ह्यूमन राइट्स वाले तो यही इधर वाले हिस्से में ही आते हैं, कश्मीर के। बिल्कुल है, तो वो तो उस पर भी कैसे काम किया जाए। लेकिन सरकार को डिप्लोमेटिक लेवल पर थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से इस पर काम करना चाहिए। मुझे लगता है भारत सरकार जानबूझ करके इस मुद्दे को नहीं हवा देती है, क्योंकि फिर इंटरनेशनल ऐसा ना हो ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा फिर से आगे ना आ जाए। भारत सरकार जरूर ऑपरेशन करेगी पीओके में। उससे ज्यादा जरूरी सर मुझे ऐसा लगता है, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है ना किसी भी लड़ाई में, वो शायद इस बार आ गया, वो क्योंकि ये अभी तक क्या था, मुसलमान करके क्या हम एक ही हैं करके वो वाला चूरन बिछा जाता था वहां पे। इस बार उनको समझ में आ रहा है भाई हम कौन से तुम्हारे अपने, तुम तो हमारे गोलियां मार रहे हो। देखिए ये बात तो पाकिस्तान में जो पीओके के लोग हैं वो बहुत दिनों से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन ये इस बार जो है बहुत तादाद में, नफरत है, नफरत हुई है इनको। बिल्कुल सही कह, नफरत हुई है पाकिस्तान से। लेकिन एक कहावत है ना, लंबा रस्सी दीजिए ना ताकि अपने आप को गले में डाल सके। शॉर्ट कमेंट सौरभ जी, इस पे बहुत स्पष्टता समझिए।
भारत ने पिछले कुछ समय में वो काम किया है जो नहीं हुआ था, और पिछला एक दशक जिसको हम कहते हैं ना कि ब्रिटिश संसद में हो गया, यूरोपियन पार्लियामेंट में हो गया, यूएन के सामने हो गया, यूएन के हेडक्वार्टर पर हो गया, ये सब कुछ जो हो रहा है ना, उनको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भारत सरकार के साथ आपको अच्छे से संबंध उनके अच्छे दिखेंगे। वो लोग हैं जो पीओजेके के मूल निवासी हैं और जो ये तक कहते हैं कि हम तो मूल रूप से जो हमारी सिंधु सभ्यता है, जो हमारा मूल रूप से भारत की संस्कृति है, हम उससे जुड़कर आते हैं। और ये पाकिस्तान को परेशान कर रहा है, वहां के हुक्मरानों को ये परेशान करता है कि मीरपुर और मुजफ्फराबाद में अब जिस तरह के प्रदर्शन होते हैं वो प्रदर्शन नॉर्मल नहीं रह गए। वो सीधे सीधे एंटी एस्टेब्लिशमेंट, यानी जो लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में जो सत्ता बैठी हुई उसके खिलाफ है। और जो आपने एक शब्द कहा ना कि हर चीज का समय आता है, कालखंड बदल रहा है, मुझे लगता है ऐसा ही लग रहा है। कमेंट्स में समीर जी आपके मुल्ला मुनीर की सेना जिस तरीके से वहां पे नरसंहार कर रही है, कम से कम ट्रंप को तो ये देखना चाहिए। ट्रंप तारीफ कर रहे हैं, इस पे भी ट्रंप को बोलना चाहिए कि जिस तरीके से फंसी है सारी नहीं, लेकिन बोलना चाहिए जिस तरीके से कर रहा है कि खुलकर किया जा रहा है। मुझे लगा है कि अब स्थिति आ गई है कि अब सेना भी उनको रोक नहीं पाएगी। अब उन्होंने अपने मतलब सर पर कफन बांध लिया। तो ईरान बताएगा कि कितने लोग मरे हैं उसके। जी, अभी तो ईरान ने ये बताया नहीं है सर। अभी तो ये बात ये सामने आएगी कि ईरान में बचा क्या है, इसकी ये तस्वीरें आएंगी अभी। आज समय इतने था, बहुत शुक्रिया समीर जी, प्रोफेसर साहब, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद आप।